अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं बिला ताख़ीर हमारे आज के प्रोग्राम की बाज़ाब्ता इफ्तिदा के लिए मैं हमारे मौलाना इम्तियाज़ फ़लाही साहब को आवाज़ दूँगा कि आके वो तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। मौलाना इम्तियाज़ फ़लाही साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे आए हुए हमारे मेहमान एडवोकेट फ़ैसल काजी साहब को मैं चाहूँगा कि आप आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। एडवोकेट फ़ैसल काजी। आज के हमारे मेहमान ख़ास एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख साहब से मैं गुजारिश करूँगा आए और स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब मेरी गुजारिश है हमारे भिवंडी के सीनियर पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार मुनीर मोमिन साहब, आपसे गुजारिश है कि आए और स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुनीर मोमिन साहब आइए। बादो कलाम इलाही। अब हम चाहेंगे कि हम प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर आज की नौइयत गर्ज व गायत के लिए हम और बतौर ख़ास हमारे मेहमान खुसूसी फ़ैसल काजी साहब को मैं दावत दूंगा कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। फ़ैसल काजी साहब। आवाज़ बढ़ा उठाना इसको ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ व मोहतरम अब्दुल वाहिद शेख साहब, आज की इस तकरीब के रूहरमा जनाब नवेद बेताब साहब, इसी तरह से मोहतरम सीनियर सहाफ़ी साहब, इस महफ़िल में मौजूद बुज़ुर्गों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुख्तसर सी तकरीब में आप लोगों की शिरकत को खुश आमदीद कहता हूँ। गर्ज़ व गायत का बयां कुछ इस तरह से कि जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें अब महदूद और मादूद होकर के रह गई हैं। लेकिन तारीख़ ने हमेशा इस बात की गवाही दी है
कि जब जब जुल्म जोर सर चढ़ कर बोलता है, कोई फ़िरौन के सामने मूसा आकर के सीना सपर हो जाता है। एक मज़लूम की मौत और उस मज़लूम के साथ 3 मज़ीद जानों का ज़िया। कोई तो होता जो इस वाक़े के पस मंज़र को, उसके असल रुख को, उसके असल रूप को उजागर करता। सरकारी फ़ाइलों के अंदर में इशरत जहाँ एनकाउंटर मनो टनो पेपर्स के तहत दब कर के रह गया। फ़रियाद दर्ज कराने का सफ़र भी बड़ा दर्दनाक रहा। आम तौर पर ऐसे मामलात में फ़रियाद दर्ज करने से हामिलीन क़ानून कतराते हैं और तब जाकर के अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के FIR दर्ज होती है। इशरत के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अव्वल तो गुनाह का कोई दखल लिया नहीं गया, बहुत पापड़ बेलने पड़े। इशरत की वालिदा ने गुजरात हाई कोर्ट में जब रिट पिटीशन लगाई, तब कहीं जाकर के मकामी पुलिस ने ऑफेंस दर्ज किया और फिर तहक़ीक़ात शुरू हुई। लेकिन जिन कॉलोनियल कवानीन का हवाला देकर आज उन्हें बदलने की बात कही जा रही है, उन्हीं कॉलोनियल पीरियड के, अंग्रेज़ों के ज़माने के कवानीन के अंदर में कहीं ये बात भी मिलती है कि सरकारी मुलाज़मीन अगर किसी गुनाह के अंदर में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उन्हें एक तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। आम तौर पर यह मफरूज़ा क़ायम किया जाता है कि सरकारी अफसरान के ज़रिए से दीदा दानिस्ता कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होती जो कानून की ज़द में आती हो, लिहाजा इनको एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ मैसर है। और तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से कि अगर समझ लीजिए अपनी नामनहाद सरकारी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के चलते इनके हाथों से अगर जुल्म ज़्यादती हो जाती है और जुल्म ज़्यादती पर कोई कानूनी चाराजोई हो जाती है, तो अदालत उस वक्त तक इनके ख़िलाफ़ मामले का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, दखल नहीं ले सकती, जब तक कि रियासती हुकूमत की या मरकज़ी हुकूमत की मामले को मंजूरी हासिल न हो। हमारे कानूनी ज़ुबान में उसे सैंक्शन कहते हैं। सैंक्शन ज़रूरी होता है पब्लिक ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए। लेकिन इशरत के मामले में ऐसा हुआ कि चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई, लेकिन दानिस्ता सैंक्शन वाली बात जो है नहीं हुई। जिन लोगों से मंजूरी लेनी चाहिए थी मामले को ज़ेर अदालत करने के लिए, उनकी मंजूरी नहीं ली गई। और सैंक्शन अपने आप में इतना अहम होता है कि अगर बग़ैर सैंक्शन के कोई चार्जशीट दाखिल कर दिया जाए तो हमारी अदालतें इस बात की मजाज़ी नहीं है कि ऐसी किसी चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले, उसका दखल ले। इस मामले में यही कुछ हुआ। चूँकि सरकारी अफसरान मामले में मुलव्विस पाए गए थे और चार्जशीट उनके ख़िलाफ़ आया था, लिहाजा सैंक्शन जो है अशद ज़रूरी था। और सैंक्शन के न होने के नतीजे में चार्जशीट जो है अपने आप में ताश के पत्तों की एक इमारत के अलावा और कुछ भी नहीं थी। लिहाजा जब अदालत को ये बतलाया गया कि CRPC के तहत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो सैंक्शन ज़रूरी है वो सैंक्शन नहीं लिया गया है, तो सैंक्शन के न होने की वजह से वो तमाम तर मुल्ज़मीन बरी कर दिए गए जो इस एनकाउंटर से मुताल्लिक़ थे। कहने का मंशा ये कि वो तमाम तर शवाहिद जो चार्जशीट के ज़रिए से जमा किए गए थे, उनकी कानूनी जांच पड़ताल का कोई मौका ही नहीं आया। इशरत जहाँ और उसके साथ में 3 और लोग जिनका फ़र्ज़ी एनकाउंटर हुआ था, वो आज दिन तक इंसाफ पाने से महरूम रह गए हैं। इस जुल्म को कहीं कलमबंद करना था, अवामुन्नास के सामने इस बात को लाना अशद ज़रूरी था कि तुम्हारे अपने इलाके में रहने वाली एक मासूम जुल्म बर्बरियत का शिकार हुई है, और इस जुल्म बर्बरियत की कोई बाकायदा दस्तावेज़ तैयार करना उन सालों का, उन दिनों का, उन लम्हों का एक, यूँ कह लीजिए कि बोझ था।
एक फ़र्ज़ था जिससे किसी न किसी ने आगे बढ़कर के सुबकदोश होना ज़रूरी था, और ये अल्लाह ताला ने इस फ़रीज़े की अदायगी की तौफ़ीक़ हमारे भाई अब्दुल वाहिद शेख को इनायत की। इस फ़र्ज़ी एनकाउंटर के तहत आपने अपनी मेहनतों और कोशिशों से एक बाकायदा किताब लिखी, और इस किताब के चलते वो बात याद आ गई, लिखते रहे जुनू की हिकायत खूंचका, हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुए। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि एक दास्तान खूंचका, एक जुनू की दास्तां जो रक़म होने से रह गई थी, उसको रक़म करने में अब्दुल वाहिद कामयाब हुए, और बफ़ज़ल ताला उनके हाथ आज भी सलामत हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले हर लहज़े में और हर लम्हे में आपके हाथ सलामत रहेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ उठते रहेंगे। इस किताब का इजरा मुख्तलिफ़ मकामात पर महाराष्ट्र में हुआ। मुमरा की तक़रीब रूनुमाई के अंदर में मैं ज़ाती तौर पर शरीक था, और बाद में ये भी इत्तलात मिली कि पूना में इसी तरह से मालेगांव में कम अज़ कम इन 2 शहरों के ताल्लुक़ से तो याद है कि इस किताब के इजरा की तक़रीब को ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के उस इजरा की तक़रीब को होने से रोक दिया गया। किसी मज़लूम को इस बात का हक़ हासिल नहीं है क्या कि अपने ऊपर हुए जुल्म को वो बयान करे? लोग इस कदर क्यों कर खफा है एक मज़लूम से जो अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में अपनी बिपता सुनाना चाहता है? आप तो जुल्म के तदारक और उसके अजाले के लिए यूँ कह लीजिए कि आपकी तश्कील हुई है, आपके अदारे कायम हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते भी एक मज़लूम की दास्तान खूंचका की जब रुनुमाई होने का वक्त आता है तो वक्त से पहले ही तकरीब को यूँ कह लीजिए कि कलअदम करार दिया जाता है, तकरीब को होने से रोक दिया जाता है। लेकिन मकामी इंतज़ामिया मुबारकबाद की काबिल है, क्योंकि उन्होंने इस तकरीब को न सिर्फ़ होने दिया है बल्कि बज़ात ख़ुद मौजूद हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र तो सबसे पहले कि बारी ताला तेरी तौफ़ीक़ के बग़ैर, तेरी मर्ज़ी के बग़ैर ये तकरीब का यूँ कह लीजिए कि मुनक़्क़द होना मुमकिन ही न था। लेकिन जिन अफराद ने इस तकरीब के इनक़ाद के अंदर में अपना ताउन पेश किया है, हम उन सभी के जो हैं शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला से उनके हक़ में जज़ाए खैर के तलबगार हैं। तो मोहतरम सामाईन, इस बात को जहन में रखें कि ये किसी और की नहीं, आपकी अपनी एक बहन की, उससे बढ़कर के इस मुल्क के एक शहरी की दास्तान खूंचका है। और ये इस मुल्क के तमाम तर शहरियों का कानूनी और दस्तूरी हक़ है कि उन पर अगर समझ लीजिए कोई जुल्म होता है तो अपने ऊपर हुए जुल्म के तदारक के लिए, उसके अजाले के लिए वो कानूनी चाराजोई करे। अब ये अलग बात है कि इस कानूनी चाराजोई को मुख्तलिफ़ हीले बहानों से उसके मंतकी नतीजे तक पहुँचने नहीं दिया जाता। ख़ास करके जब जुल्म करने वाले वो अफराद हैं जिनको दरहकीकत मज़लूमों के ऊपर जुल्म करने से रोकने के लिए हलफनामा दिया गया है, हल्फ दिया गया है। वो अफराद जो इशरत जहाँ के एनकाउंटर के अंदर में मुल्ज़िम पाए गए, वो आला दर्जे के पुलिस अफसरान थे हुकूमत गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा, उस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के चलते जो ये चाहता है कि किसी सरकारी अफसर को प्रोसिक्यूट करने से पहले उसके ख़िलाफ़ सेंक्शन और मंजूरी हो, मंजूरी नहीं। और मंजूरी कौन देने वाला है, सेंक्शन कौन देता है? अगर किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी मुकदमा चलाना है तो सेंक्शन देने वाले रियासती हुक्काम हैं, और रियासती हुक्काम अगर समझ लीजिए चाहते नहीं है कि सेंक्शन दें तो फिर कौन उनको मजबूर कर सकता है? कितनी बार जा कर के अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा
और ये अपने आप में कोई आसान सी मश्क तो नहीं होती। उकला हैं, तारीख़ें हैं, पैसे हैं, एनर्जी है, वक्त है, सब कुछ तो दरकार है। अव्वल तो FIR दर्ज कराने के लिए गुजरात हाई कोर्ट से रुजू होना पड़ा था। अब सेंक्शन की अदम मौजूदगी और सेंक्शन को जानबूझकर न देना, इसके सिलसिले में भी कोई कार्रवाई होती। लेकिन एक तन्हा औरत अपनी इस जंग को कहाँ तक लड़ती। लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी इस्तिताअत दी थी उसके चलते उसने इस लड़ाई को लड़ा, और आज भी अपनी बेटी पर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ वो चाहती है कि जुल्म का तदारक हो, इस जुल्म का इज़ाला हो, और जब तक कि ये बात कही नहीं जाएगी तब तक ये बात सुनी भी नहीं जाएगी। इशरत जहाँ एनकाउंटर पर लिखी हुई किताब अपने आप में एक तारीख़ी दस्तावेज़ इस माना के अंदर में भी है कि ये जुल्म हुआ, और इस जुल्म को इसके पहले कि मिटा दिया जाता, इसको अनमिट करने के लिए, इसको यूँ कह लीजिए कि ज़िंदा और जावेद रखने के लिए इस किताब को मुरतब करना एक शहरी की हैसियत से, हिंदुस्तान के एक शहरी की हैसियत से एक फ़रीज़ा था जिसकी अदायगी हमारे भाई ने की है, और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। फिर इस सिलसिले में ये भी आपसे इल्तमास खुसूसियत के साथ में कि महज इस गुफ्त शनीद के ज़रिए से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हम में से हर एक जब इस नशिस्त निकले तो कम से कम इस किताब की एक कॉपी अपने साथ में ज़रूर ले लें, ताकि पता तो चले क्या हालात थे जिनसे इशरत जहाँ गुज़री है, कौन से इल्ज़ामात हैं जो उसके ऊपर आयद किए गए, और जिन इल्ज़ामात को किसी भी अदालत के अंदर में जिन इल्ज़ामात का तस्फिया हुए बग़ैर उसको एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर के अंदर में मार डाला गया। एनकाउंटर फ़र्ज़ी था। अब ये बात कम से कम उस चार्जशीट की हद तक के तय हो गई जो उन मुल्ज़मीन के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। कोई अदालत इस पर बाकायदा महर भी ज़ब्त करती, लेकिन वो मौका किसी अदालत को मिला ही नहीं, क्योंकि मुल्ज़मीन सिर्फ़ इस बिना पर बरी कर दिए गए क्योंकि रियासती हुकूमत का सैंक्शन उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए लिया नहीं गया था, या अगर मांगा भी गया था तो रियासती हुकूमत ने नहीं दिया था। लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है जो गैर कानूनी या गैर दस्तूरी किस्म की है। आज की आपकी नशिस्त और आपकी यहाँ पर मौजूदगी कानून के हाथों को मजबूत करने के लिए, वो कानून जिसके तईं यहाँ के शहरियों को जुल्म के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आज वो 3 बुनियादी फ़ौजदारी कवानीन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों कवानीन को बदल करके, या माफ़ कीजिएगा, इन तीनों कवानीन की जगह पर 3 नए कवानीन कमोबेश इन्हीं खतूत के ऊपर लाए जा रहे हैं, और इन कवानीन को तैयार करके, इनका मसौदा तैयार करके बिल्स की हैसियत में पार्लियामेंट्री कमेटी को इस पर यूँ कह लीजिए कि ख़यालात का तबादला करने के लिए भेज दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने इन तीनों कवानीन को, नए कवानीन को लाते हुए जो बात कही थी वो ये कि हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए ये तीनों कवानीन, जिनको उन्होंने कॉलोनियल करार दिया, कॉलोनियल वक्त के हैं, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी हुआ करता था, नौआबादी हुआ करता था। लिहाजा उन्होंने ये बात कही कि नौआबादियात के दौर में, कॉलोनियल पीरियड में, ये जो तीनों कवानीन बने थे उस हिंदुस्तान के शहरियों की एस्पिरेशंस पर, उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। लिहाजा ये महसूस किया जा रहा है कि उस कॉलोनियल पीरियड में बने हुए इन कवानीन की जगह 3 ऐसे कानून लाए जाएं जो हिंदुस्तानी शहरियों की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन नए कवानीन के अंदर में कम से कम वर्दी के अंदर में वर्दी का लिबादा ओढ़ कर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ जब कोई कानूनी चाराजोई की जाएगी तो फिर वो सैंक्शन वाली बात कम से कम इन नए कवानीन में न हो। हमने माना कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर में कॉलोनियल हुकूमत ये चाहती थी कि उसके अफसरान को एक तरह का प्रोटेक्शन हासिल रहे, और तभी तो सैंक्शन की बात कही गई थी। अब आप जब कहते हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों की उम्मीद के ऐन मुताबिक ये कवानीन हमने बनाए हैं, तो फिर उसमें सैंक्शन के मुद्दे को हटाना लाजिम करार देना हमारे हिसाब से ज़रूरी है।
क्योंकि ये सैंक्शन के न होने की वजह से ही बहुत सारे मज़लूम इस मुल्क के अंदर में इंसाफ पाने से रह जाते हैं। लिहाजा खुश आमदीद कहते हैं इस किताब को जो इशरत जहाँ एनकाउंटर पर लिखी गई, और मैं समझता हूँ इस वाक़े के पस मंज़र को, इस वाक़े के यूँ कह लीजिए कि असल ख़द्दुख़ाल को ज़ब्त तहरीर में लाने वाली ये एक वाहिद किताब है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त कोई साहिब कलम उठता और उस वक्त ही ये किताब तहरीर की जाती, लेकिन चूँकि ये खिदमत अल्लाह ताला ने अब्दुल वाहिद का मुक़द्दर फरमाई थी, तो इस वाक़े के होने के चंद सालों बाद ही क्यों न सही ये किताब मंज़र आम पर आई है। मेरा आपसे ये भी इल्तमास है कि न सिर्फ़ किताब को ख़रीदें बल्कि ख़रीदने के बाद में इसको पढ़ें भी, और अपने हल्क़े असर में, अपने दोस्तों और अहबाब में इस किताब को मुतारिफ़ कराएं और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक ये किताब पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें। महज ख़रीद कर अपने अलमारी की ज़ीनत बना देना मकसूद नहीं है। भाई की मेहनतों और कोशिशों को असल पज़िराई उसी वक्त होगी जब इस किताब को पढ़ा जाएगा, कि मालूम होना चाहिए किस तरह से एक मज़लूम के ख़िलाफ़ में जब ज़ालिम जुल्म करने की ठानता है तो इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं रहती। जिस तरह से 4 जानों का ज़िया हुआ है, जिस तरह से 4 जानों का नुकसान हुआ है, पता चलता है कोई इंसान नहीं मारा गया, रास्ता चलता हुआ कोई जानवर मारा गया। कोई इसके लिए कोई कानूनी जवाज़ नहीं, एक मनगढ़ंत किस्म की बात कह दी गई और 4 मासूमों को महज यूँ कह लीजिए कि एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत जुल्म की भेंट चढ़ा दिया गया। ज़्यादा तफसीलात के लिए आपको किताब का हिस्सा बनना पड़ेगा, किताब पढ़नी होगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि आपको खुसूसियत के साथ में हमारे भाई को सुनना है, उनके उन तजर्बात को सुनना है जो इस किताब के ज़िमन में वो आपको सुनाएंगे, और ख़ुद उनका एक हल्का फुल्का तारुफ़ भी अगर हमारे एंकर जनाब नवेद बेताब साहब कर दें तो मैं समझता हूँ सामईन के सामने इस मुसन्निफ़ की ज़िंदगी का वो हिस्सा भी आ जाएगा जो जेल की नज़र हुआ है और बेगुनाह कैदी दर हकीकत अपनी बेगुनाही के सबूत के साथ में रिहा कर दिया गया था, और अल्लाह करे इस बेगुनाही की सनद उसके उन साथियों को भी मैसर आए जो पिछले 14 सालों से बग़ैर किसी शरई उज़्र के, बग़ैर किसी गुनाह के अपनी ज़िंदगी के बेशकीमत साल गुजार चुके हैं। अपनी दुआओं के अंदर में खुसूसियत के साथ में इस उम्मत के तमाम तर मज़लूमीन को याद रखें, अल्लाह ताला से गुहार लाएं दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में कि परवरदिगार जो मासूम है, जो बेगुनाह हैं, जो बेख़ता हैं, उनकी रिहाई का फ़ैसला तू आसमान से सादिर फरमा और ज़मीन पर लागू कर दे। अपने साथी को और उनकी खिदमत को सराहते हुए उनकी नज़र करता हूँ, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो भी लिखा तपा के जाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़ुबां तीर की है, मैं कट गिरूँ कि सलामत रहूँ, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा और तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों का सितम मेरे कलम का सफ़र राएगा न जाएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी खैरन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माफ़ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह हाजी साहब, एडवोकेट मुंबई हाई कोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से गर्ज़ गायत को सामने रखा। अब मैं गुजारिश करूंगा पहले हमारे हुए मेहमान नसीम शेख साहब का, जो बहुजन समाजवादी के भिवंडी सदर हैं, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नसीम शेख साहब अब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ ही मैं आवाज़ दूंगा हमारे भिवंडी के एक मारूफ सहाफ़ी फ़हीम अख्तर साहब को, जो मुंबई उर्दू न्यूज़ में लिखते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इधर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फ़हीम अख्तर साहब।
हमारे शहर की एक मोतबर शख्सियत जिन्होंने इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिदा तिलावत कलाम पाक से किया, मौलाना इम्तियाज़ फ़लाही साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना इम्तियाज़ फ़लाही साहब आइए, मौलाना स्टेज पे आइए। मौलाना इम्तियाज़ फ़लाही साहब आइए। अब आज की तकरीब को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे पेशवा मुकर्री ने जैसा फरमाया कि गर्ज गायत के ताल्लुक़ से और इशरत जाह के ताल्लुक़ से बुक, और उन्होंने इसके मुसन्निफ़ एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख साहब से, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं, अंजुमन इस्लाम कुर्ला मुंबई में आप पढ़ाते हैं। 7/11 जिसे 11 जुलाई 2006 को जो सीरियर बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर, उस बम ब्लास्ट के अंदर इनको भी आरोपी बनाया गया था, जिसके अंदर मैं मुख्तसरन इनका तारुफ ये पेश करूँगा कि इन पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये हुआ कि ये उसके अंदर बाइज़्ज़त बरी हुए और इन्होंने अपनी तमाम रुदात की उन्होंने जो सोहबतें कैद बंद की जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली है, उसको इन्होंने सबसे पहले अपनी तसनीफ़ बेगुनाह कैदी, जो कि तकरीबन 2015 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रस्म इजरा भिवंडी में ही हुआ था, शांति नगर चौक पर। उन्होंने अपने तमाम हालात और अपने ऊपर बीती बातें, और ये अपनी नौइयत की हिंदुस्तान की पहली किताब थी जिसके अंदर ना सिर्फ अपनी आप बीती कि भाई क्या क्या किसी इंसान के ऊपर जो तकलीफ़ या तकालीफ़ गुज़रती है, जो सोहबतें वो बर्दाश्त करते हैं, उसके साथ हल कि अगर ऐसे किसी मामलात में या किसी प्रॉब्लम में कोई इंसान फंस जाए या किसी तरीके से बेगुनाह को अगर फंसा दिया जाए तो किस तरीके से उसको बचा जाए, माशरे की क्या ज़िम्मेदारी होती है, माशरे का क्या इखलाकी पहलू होना चाहिए, इखलाकी ज़िम्मेदारी, इन तमाम बातों को उसमें उजागर किया गया था। अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। मोहतरम सामीन, जैसे कि हम बता रहे थे कि एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख साहब जो सन 2006 में 11 जुलाई सन 2006 को जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन ब्लास्ट, उसके अंदर जो आरोपी थे, आपने अपनी लॉ की डिग्री भी जेल में रहते हुए मुकम्मल की। इस तरीके से आने के बाद उन्हें बहुत सारे मसाइब और तकलीफ़ों का सामना रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हिम्मत मर्दा की तरह आप गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में के मिज़दाक आप लगे रहें। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ात आलम है, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें के मिज़दाक। आप बिल्कुल डटे रहें, और अब अपने जो इनके साथी जो लोग भी इस तरीके से अभी बेगुनाह फंसे हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आप काफ़ी कोशा हैं, और ना सिर्फ अपने खुद के कैद के इम्प्रिजमेंट के टाइम से, बल्कि अभी भी इस वक्त भी आप उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं बकिया लोगों की। और प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए, वाहिद भाई के और ज़्यादा तारुफ में ना पड़ते हुए, मैं सबसे पहले आए हुए हमारे ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि आज जो हमारा असल मकसद है प्रोग्राम का, तो सबसे पहले हम आज हमारी ये जो किताब इन्होंने लिखी है, इसकी गर्द गायत और तफसील बताने से पहले, इशरत जाह इनकाउंटर जो उर्दू ज़बान में है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारोस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से रजिस्टर्ड है। ये जो किताब जिसका हम इजरा कर रहे हैं, ये किताब ये कोई छपी हुई इसी तरीके से या कोई अनरजिस्टर्ड बुक नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको बाकायदा हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, यानी इसका कॉपीराइट भी रजिस्टर्ड है, इस किताब का IBN नंबर, इंडियन बुक नंबर जो होता है वो रजिस्टर्ड है, इस किताब का QR कोड रजिस्टर्ड है, इस किताब के तमाम जुमला हुकूक, पब्लिकेशन हुकूक तमाम की तमाम रजिस्टर्ड है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। अमेज़न पर इसकी कीमत 375 रुपये, ऑनलाइन आप मंगा सकते हो जिनको भी चाहिए, और इंशाअल्लाह अनकरीब ये हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आए हुए मेहमान से गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस किताब का इफ्तिदा हमारे एडवोकेट फैसल काजी साहब, मौलाना साहब, हमारे जो यहाँ के सीनियर साफ़ी साहब हैं, ये सब लोग, हमारे नसीम भाई, आप सबसे पहले हम इस किताब के इफ्तिदा करते हैं, इस किताब का इजरा करते हैं, ताकि इसका एक बाकायदा इजरा हो जाए इस किताब का। फैसल काजी साहब आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैअ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। और इशरत जहाँ इनकाउंटर उर्दू किताब का इजरा होते हुए इफ्तिताह होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अब मैं तमाम हाज़रीन से पुरसुकून बैठने की इस्तदा करते हुए अब इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसील जानने के लिए इस प्रोग्राम के जो हमारे की स्पीकर की हमारे ओरेटर हैं एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख साहब, मुसन्निफ़ किताब, ऑथर ऑफ दिस बुक, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिला ताख़ीर आप आएँ और इसके ऊपर अपना मुफस्सल बयान दें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान ख़ुसूसी और इस मजलिस में शरीक तमाम ही शहर भिवंडी के आए हुए शुरका, आज इस प्रोग्राम के सिलसिले में आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके, अज़ीज़ भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की। उसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में ज़िंदा है, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मासूम और बेगुनाह 19 साला इशरत जहाँ, जो आज से ठीक 19 साल पहले 19 साला इशरत जहाँ आज से ठीक 19 साल पहले एक साजिश के तहत उन लोगों के हाथों से कत्ल कर दी गई जिनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और उसका गुनाह इसके अलावा कुछ भी ना था कि वो एक कमसिन मुसलमान बच्ची थी जो अपने घर वालों की एक एतबार से पूरी किफ़ालत कर रही थी, परवरिश कर रही थी। 19 साल की बच्ची बिला किसी सबब, बिना किसी वजह, विदाउट एनी क्राइम उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। बेशक वो अल्लाह की राह में शहीद है, बेशक वो ज़िंदा है और अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हम पहुंचा रहा है। और हमारा हाल ये है कि अली सरदार जाफ़री ने बहुत पहले कहा था, लगाते हैं लबों पर महर अरबाब ज़बाबंदी, लगाते हैं लबों पर महर अरबाब ज़बाबंदी, अली सरदार की शान गज़ल ख़ानी नहीं जाती। हमें बहुत डराया गया, धमकाया गया, इस किताब के भी हवाले से, हर प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी शान गज़ल ख़ानी नहीं जाती, और जो जुल्म हो रहा है उसको लिखना, उसको बयान करना हम अपना कार मनसबी समझते हैं। हम एक अमन पसंद शहरी होने की हैसियत से भारत में ये ज़रूरी समझते हैं कि जो वाक़यात हुए हैं, जो जुल्म हुआ है, उसे मिनो अन लोगों के सामने पेश करें। और किसी भी चीज़ की दस्तावेज़ी हैसियत क्या अहमियत रखती है, एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और वो वाक़या 1300 साल पहले का एक वाक़या।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 300 साल गुजर चुके थे। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़या शक्कुल कमर हो चुका है। अभी चंद्रयान 3 ने जो है चाँद पर लैंडिंग की है और बड़ा जश्न का माहौल है, लेकिन वाक़या शक्कुल कमर जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए और चाँद मिल गया, और 14वीं की रात, 14वीं चाँद की जो रात होती है, और अरब के मशरिकी ममालिक में, अरब और अरब के मशरिकी ममालिक में वो चाँद के 2 टुकड़े होते हुए कई लोगों ने देखा था। भारत की सरज़मीन पर साउथ के अंदर एक बादशाह था। ये साउथ के अंदर जो चेरामन मस्जिद बनी है ना, ये उन्हीं के नाम से, उसने भी, वो बादशाह ने वो देखा था। और उनके वहाँ रिवायत ये थी कि कोई भी दुनिया का अहम वाक़या हो जाए तो वो उसे लिख लिया करते थे और अपने शाही ख़जाने के अंदर उस लिखी हुई तहरीर को महफूज किया करते थे। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ही जो है शाही ख़जानों में महफूज नहीं होते, तहरीरें, जो अहम तहरीरें होती है उसे लिख करके महफूज कर दिया। ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शक्कुल कमर का हुआ। भारत के अंदर उस बादशाह ने देखा, चक्रवर्ती फार्मस चेरामैन उसका पूरा नाम, और उसने उस वाक़ये को लिख करके अपने शाही ख़जाने में महफूज कर लिया। इस वाक़ये के 300 साल बाद, ज़माने में रद्द-बदल होते रहते, नशेब व फराज होते रहते। एक काफ़िला अरब का श्रीलंका जा रहा था और रास्ते में तूफ़ानों की गर्दिश में आ करके वो काफ़िला मालाबार की साहिल पर उतर जाता है। और उस वक्त वहाँ पर जो बादशाह है, वो बादशाह जो है उनको बुलाता है, उसका नाम है सामरी। वो बादशाह उन मुसलमानों को बुलाता है और कहता है, क्योंकि उसने यहूदियों और ईसाइयों से सुन रखा था बहुत कुछ मुसलमानों के बारे में और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो उनको बुलाता है और इस्लाम के बारे में पूछता है कि बताओ तुम्हारी तालीमात क्या है, तुम्हारे नबी की तालीमात फरमुदात क्या है। वो अपने नबी के बारे में बताते और बातों बातों में वाक़या शक्कुल कमर का भी जिक्र करते। वो रोकता है, वो कहता है कि तुम्हारे नबी के दौर में ये वाक़या शक्कुल कमर हुआ है, तुम ऐसा दावा करते हो, रुक जाओ। हमारे शाही ख़जाने में अहम बातों को लिख करके महफूज किया जाता है, मैं अभी जा कर के चेक करता हूँ, मंगाता हूँ। वो रजिस्टर खुलवाया गया उस ज़माने का, 300 साल पुराना, और उस रजिस्टर को खोलने के बाद जब देखा गया कि उसके उस बादशाह ने, चेरामन ने वो लिखा था, वो देखने के बाद वो बड़ा मुतासिर हुआ और उसने जो है ईमान कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया। तो आप देखिए, एक छोटी सी तहरीर, एक छोटा सा वाक़या अगर उसको लिख करके महफूज किया जाएगा तो इसके दूर रस नताइज, दूर रस असरात सामने आते। इशरत जहाँ को इंसाफ नहीं मिला, इशरत जहाँ के घर वालों को अभी तक के नाइंसाफ़ी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की है, छोटी सी तहरीर की है। हमें यकीन है कि उस जो शाही ख़जाने में पड़ी हुई मौजूद तहरीर ने एक बादशाह को और एक पूरी कौम को, रियाया को जो है मुशर्रफ बा इस्लाम किया था। ये तहरीर भी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इशरत जहाँ और उसके घर वालों को इंसाफ बहम पहुँचाए। इस हवाले से हमारे उर्दू में बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत शायरी है मेरे पास। आतिफ़ तौक़ीर नाम के एक शायर है, उन्होंने कहा है, आईने ज़बाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, आईने ज़बाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, जंजीर सलामत है झनकार सलामत, जंजीर सलामत है झनकार सलामत। तुम हमें क्या डराओगे, तुम हमें क्या धमकाओगे, हम तो जो है हक़ गोई का ये फ़रीज़ा आखिर दम तक के इंशाअल्लाह अंजाम देते रहे। अज़ीज़ भाइयों, मैंने कुरान मजीद की आपके सामने आयत रखी, मैंने तारीख़ से आपके सामने एक वाक़या रखा, और अब मैं आता हूँ इशरत जहाँ के ऊपर। इशरत जहाँ का तारुफ़ 19 साल की कमसिन नौजवान है, खालसा कॉलेज बॉम्बे के अंदर BSc की ग्रेजुएशन की जो है तालीम हासिल कर रही है। घर में बैठकर ट्यूशन देती है। वालिद का इंतकाल हो गया है वक्त से पहले, बीमारियों ने घेर लिया था। 5 और 6 उनके घर के अंदर भाई बहन है, बेवा माँ है,
कोई कमाने वाला नहीं, छोटे भाई है जो स्कूल जाते हैं, बीएमसी स्कूल जाते हैं, घर का पूरा खर्चा पूरा जो है कारोबार किसके ज़िम्मे आएगा। ये बड़ी ज़हीन लड़की थी, साइंस और मैथ्स में बड़ी स्मार्ट थी, आगे चल के इसको डॉक्टर बनना था। ये जो है पूरे घर का जो है भार अपने ऊपर उठाती है, ट्यूशन करती है, कॉलेज जाती है, दो वक्त। आप जानते हैं साइंस जो लोग पढ़ते हैं उनको जो है ज़्यादा वक्त जो है कॉलेज में बिताना पड़ता है, वहाँ प्रैक्टिकल भी होता है। दो वक्त कॉलेज जाती है और ट्यूशन पढ़ाती है और अपनी माँ का, बेवा माँ का और अपने मासूम भाइयों और बहनों का जो है पेट पालती है और ख़ुद भी पढ़ती है। तंजीम वालिदैन एक छोटी सी तंजीम थी मुंबई के अंदर जो काम करती थी एजुकेशन के अंदर, तंजीम वालिदैन के अंदर जाकर के वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। असदुल्ला खान सर की ट्यूशन क्लासेस है, आइडियल कोचिंग क्लासेस मुमरा के अंदर, उसके अंदर वो पढ़ाया करती थी। किसी तरह से अपना घर चलाए, किसी के सामने जो है हाथ फैलाना नहीं पड़े। लेकिन एक दौर आपको पता है टीचिंग लाइन में जो लोग हैं, कोचिंग क्लासेस की लाइन में जो है, एक दौर ऐसा आता है 2 महीनों का कि सारे कोचिंग क्लासेस बंद करना पड़ता है। बच्चे गांव चले जाते, जो छुट्टियों का पीरियड आता है मई और जून का, उसमें कोई क्लासेस नहीं चल पाती। तो ये 2 महीने उनका घर कैसे चलेगा। फाका कशी की नौबत आती है तो फिर वो जो है जॉब की तलाश में निकलती है और जॉब मिलती है उसे जावेद के पास। जावेद कौन है, मैं उसका मुख्तसर तारुफ दे देता हूँ। प्रणेश पिल्लई उसका नाम है पूरा। मुमरा में रहता था पहले। एक मुस्लिम लड़की साजिदा शेख, पूना की रहने वाली, उससे मोहब्बत हो गई, शादी कर लिया, मुसलमान बन गया। प्रणेश पिल्लई से जावेद शेख बन गया और वो इशरत जहाँ के वालिद के साथ जो है उसके बिजनेस टर्म्स थे। इशरत जहाँ के वालिद कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा कारोबार करते थे और ये इलेक्ट्रीशियन था, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। तो जब इशरत जहाँ के वालिद साहब का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने जो है ये जावेद शेख को कहा था कि ये मेरी बच्ची बड़ी ज़हीन है, ये डॉक्टर बनना चाहती है और अब जो है मैं तो जो है बिस्तर मर्ग पर हूँ, आगे जो है तुम इसका जो है थोड़ा सा उसकी मदद करना, इसकी तालीम और तरबियत में, इसके लिए तुम जो है दस्ते ताउन दराज करना। तो ये उस तरह से उसको कांटेक्ट होता है उस जावेद शेख के पास, और वो जावेद शेख के पास जो है अकाउंटेंट का काम की हैसियत से नौकरी करती है और उस काम के सिलसिले में उसको शहर के बाहर भी जाना पड़ता है। लोगों ने एतराज़ किया कि वो मुसलमान लड़की थी, बुर्का नहीं पहनती थी। उसकी माँ ने जवाब दिया मीडिया वालों को कि हमारे पास दाल चावल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, बुर्का कहाँ से ख़रीदते। बग़ैर बुरके के प्लास्टिक की थैली में 2 जोड़ी कपड़े डाल करके जावेद शेख जहाँ बुलाता था अकाउंट के काम के सिलसिले में, वो अपनी गाड़ी में लेकर जाता था और वो जाती थी। और जावेद शेख आपको पता है आईबी का इन्फॉर्मर, आईबी के लिए काम करता था और आईबी और उसकी पुलिस जहाँ जहाँ बुलाती थी वो जाता था और अपने साथ इशरत जहाँ को भी रखता था। और ये बहुत बरसों पुराना या बरसों चलता हुआ सिलसिला नहीं है, 2 से 3 महीना वो उसके वहाँ अकाउंटेंट की हैसियत से काम करती है और 2 महीने के अंदर इनकाउंटर में मार दिए जाते, इतना ही ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बता रहा था कि इशरत जहाँ जो है इस तरह से काम करती है, अपने घर वालों का पालन पोषण करती है, अपनी तालीम को जारी रखती है। और फिर इशरत जहाँ को जावेद शेख बुलाता है नासिक एक दिन फ़ोन करके। वो बस पकड़ के मुमरा से नासिक जाती है। नासिक में जावेद शेख अपनी जो है कार लेकर आता है, वहाँ से बिठाता है और उसके जो हैंडलर है जिनके लिए जावेद शेख काम करता था वो उसको फ़ोन पर उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुमको कहाँ आना है, कहाँ आना है, कहाँ आना है। उन हैंडलर को नहीं मालूम कि जावेद शेख के साथ जो है इशरत भी बैठी है कार के अंदर। बहरहाल उसको कहा जाता है अहमदाबाद आओ जावेद शेख को। और जावेद शेख जो है अहमदाबाद पहुंचता है, वहाँ टोल नाके पर जो है वलसाड़ टोल नाके पर इसकी गाड़ी रोक करके जावेद शेख को अगवा कर लिया जाता है। जब जावेद का अगवा किया जाता है तो देखा है कि ड्राइवर सीट के बाजू वाली सीट में लड़की बैठी है, इसका क्या किया जाए। कहा जाता है ठीक है इसको भी लेके चलो, इसका भी अगवा कर लो। एब्डक्शन क्राइम है, लेकिन ये क्राइम अहमदाबाद की पुलिस ने किया। बहुत सारे क्राइम होते, बहुत बार होते, लेकिन आप सुनिए, पहला क्राइम एब्डक्शन। दूसरा क्राइम ये जाकर उसको एक फार्म हाउस के अंदर कई दिन कैद रखते हैं, इलीगल डिटेंशन क्राइम है।
ये क्राइम अहमदाबाद की पुलिस ने किया और हमारी पुलिस धड़ल्ले से करती है। हमारे साथ भी इलीगल डिटेंशन का क्राइम पुलिस कर चुकी है, हमने इसकी कंप्लेंट भी अदालत को की और वहाँ इनको जो है टॉर्चर किया जाता है। तीसरा क्राइम टॉर्चर, किसी को मारना, किसी को हरेस करना, किसी को मेंटल और फिजिकल परेशान करना, ये क्राइम है। और अहमदाबाद की पुलिस ने इशरत जहाँ और उनके साथियों के साथ ये भी क्राइम किया। ये छोटे छोटे क्राइम है और ये क्राइम का रेशियो बढ़ता जाता है, इस क्राइम का मामला आगे बढ़ता जाता है और वहाँ करने के रोकने के बाद इनको कई दिन तक के वहाँ रखा गया और पुलिस डिपार्टमेंट में ये कहा गया कि अब जो है हमको फेक इनकाउंटर में जावेद को मारना है और दो और बंदे जो कश्मीरी है, कहीं पुलिस ने उनको छुपाकर दूसरे फार्म हाउस में कई दिनों से इलीगल डिटेन करके रखा है, कहा है उनको भी मारना है और इन तीनों को जो है मुर्दा हालत में हमको दिखाना है, इनकाउंटर की पोजीशन में दिखाना है कि ये जो है नरेंद्र मोदी को मारने आए थे, ये लश्कर तैयबा के दहशतगर्द है, ये लश्कर तैयबा के खुदकश बमबार है, इनको मारना है और इस तरह से प्रोजेक्ट करना है। फिर सवाल ये हुआ कि उसके जावेद के साथ जो बच्ची मिली है उसका क्या किया जाए और पुलिस के अंदर मतभेद हो गया। एक ग्रुप कहता था कि इशरत जहाँ को छोड़ दो, वो मासूम है, वो कमसिन है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो इन तीनों ने भी नहीं किया था, लेकिन इनका गुनाह ही अजीम ये था कि ये पुलिस के लिए या आईबी के लिए खबरी का काम कर रहे थे। आईबी के लिए खबरी का काम करने का ऑफ़र हमारे पास भी आया अभी कुछ दिन पहले और हमने उस ऑफिसर को यही जवाब दिया दो टोक अंदाज में कि पहले तुम हमसे काम करवाओगे फिर बाद में हमारा काम कर दोगे, पहले काम करवाओगे फिर हमारा काम कर दोगे या हमें जो है बेगुनाह किसी झूठे केस में जेल की सलाखों के पीछे डाल दोगे। बहरहाल जब मतभेद हो गया तो सबसे स्ट्रांग जो रिव्यू रखा है डीजी वंजारा ने और उसका पॉइंट ये था कि उसको भी मार दिया जाए, क्योंकि वो विटनेस बन चुकी थी एब्डक्शन की, वो विटनेस बन चुकी थी इलीगल डिटेंशन की, वो विटनेस बन चुकी थी इस बात की कि जावेद उसके साथ बंद कर दिया गया था और कल कदा को जावेद को हम मारेंगे तो ये जो है बाहर जाकर के हंगामा ना खड़ा कर दे, ये जो है गवाही के तौर पे काम ना आने पाए। वंजारा के कहने पर इशरत को भी मारने का प्लान बना दिया गया और इनको मार करके क्लोज रेंज नज़दीक से, वो आप एसपी तमंग की रिपोर्ट आप पूरी पढ़िए, किताब में मैंने पूरा जिक्र लिखा है उसका, यहाँ मौका नहीं है कि मैं आपको सारी तफसीलात बताऊँ। नज़दीक से खड़ी पोजीशन में उन्हें गाड़ी में ये दोनों बैठे हैं जावेद और इशरत और पुलिस वाले बाहर खड़े और इस तरह से, क्योंकि आपको मालूम है कानून का उसूल ये है कि जब किसी को गोली से मारा जाता है तो ये चेक किया जाता है कि गोली का डायरेक्शन क्या है, गोली सीधे आई है, ऊपर से आई है, नीचे से आई है, पीछे से आई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जहाँ से गोली दाखिल होती है और जहाँ से गोली निकलती है उन दोनों के ज़ख्मों में बड़ा फ़र्क होता है, दाखिल होने की जगह में कम ज़ख्म होता है, जहाँ से निकलती है बड़ा ज़ख्म होता है। बहरहाल ये सारी साइंटिफिक चीज़ें वहाँ पर किताब में आपको लिखी हुई मिलेगी। क्लोज रेंज नज़दीक से जो है मारा जाता है और उनको उठा करके डिवाइडर के पास लिटा दिया जाता है चारों को और कहा जाता है कि ये मारने आए थे नरेंद्र मोदी को, इसलिए हमने जो है इनको रोका, हमने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, ये सरेंडर नहीं हुए, क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में ये मर गए। हालांकि क्रॉस फायरिंग में एक भी पुलिस वाले को खराश नहीं है, एक भी पुलिस वालों को गोली लगी नहीं, यहाँ वहाँ उन्होंने जो है डिवाइडर पे, दीवारों पे, यहाँ वहाँ जहाँ भी तो उनको मारना था गोलियाँ ऐसी चला दी। और आपको सुन के हैरत नहीं होना चाहिए कि जो हथियार जो दिया गया है, जो उनकी लाशों को बिछाने के बाद उनके जिस्मों पे हथियार रखे गए, AK-40 राइफ़ल्स और दूसरी राइफ़ल्स, ये राइफ़ल्स कहाँ से आई? ये नाम है मेरे पास और सबूत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब चार्जशीट में लिखा है और मैं नहीं कह रहा हूँ, CBI की चार्जशीट में लिखा है। आप मेरे बयान को तो जो है झूठा करार दे सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी एजेंसी है, भारत की अपनी एजेंसी है, प्राइम एजेंसी है, CBI की चार्जशीट में लिखा है कि वो हथियार किसी और ने नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसरों ने दिया कि ये हथियार उनके ऊपर प्लांट करो, ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये हथियार के साथ आए थे मारने के लिए और पुलिस को मार रहे थे सरेंडर कहने की सूरत में, और पुलिस ने उनको मारा तो जवाबी फायरिंग में मर गए। तो अजीज़ भाइयों, इशरत जहाँ एक मासूम लड़की
और आपको पता है कानून का उसूल ये है कि कहीं पर अगर इनकाउंटर हो जाए तो फ़ौरन जो है उसकी एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे साइटेशंस है, रूलिंग्स है, और ये कि जो है एक मजिस्ट्रेट के ज़रिए उसकी इंक्वायरी की जाए, और ये कि अगर वाकई वो सही इनकाउंटर है तो ठीक है, अगर गलत है तो उन पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट किया जाए सेक्शन 302 के तहत। यहाँ पर ये दिखाने के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन जिस पुलिस लेडी ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी की वो वंजारा की असिस्टेंट, वंजारा क्राइम ब्रांच में वो लेडीज़ पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में वो असिस्टेंट, वो जाके पूछती थी सर क्या करना है, सर इस पूरे इनकाउंटर के अंदर जो पुलिस वाले हैं उनके फ़ोन की लोकेशन मुझे दिखानी है। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं। सर मुझे इसका स्टेटमेंट लेना है। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम लिख दो बस वो टेररिस्ट थे, बात ख़त्म। और यही होता है कि भारत में किसी को टेररिस्ट बोल दो, बाद में आप उसको मारते रहिए, जेलों के अंदर डालते रहिए, उसको जो हरेस करते रहिए, कोई कुछ नहीं आए। एक इल्ज़ाम ही जो है काफ़ी होता है किसी को जो है पूरी तरह से नीस्त व नाबूद करने के लिए। बहरहाल उसने रिपोर्ट दे दी कि सब कुछ ठीक है, ये मारने आए थे, मारे गए। उसी दौरान इशरत जहाँ की वालदा शमीमा कौसर और प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख के वालिद वो जो है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात पहुंच जाते हैं और वो ये मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चे जो है बेगुनाह थे, उनको फेक इनकाउंटर में मारा गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और उसी दौरान गुजरात के एक मजिस्ट्रेट जिनका नाम है एसपी तमंग, इस किताब में मैंने उनकी फ़ोटो मांगी, फ़ोटो देने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने एक सच्ची रिपोर्ट पेश की इशरत जहां इनकाउंटर के हवाले से, आज तक उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ, आज तक परेशान किए जाए। बहरहाल उन्होंने रिपोर्ट दी, बहुत क्लासिक रिपोर्ट है, आप पढ़िए, मेरी किताब में भी मैंने उसका तर्जुमा पेश किया है और पीडीएफ भी जो है नेट पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि इनको जो मारा गया है ये रात में ही मार दिया गया, रात में खाना पीना खिलाने के बाद इनको मार दिया गया और सुबह लाके डिवाइडर पे सुला दिया गया। और इन्होंने कहा ये दूर से फायरिंग नहीं हुई है, बहुत नज़दीक से फायरिंग, नज़दीक से मारा गया। और इन्होंने ऐसे ऐसे जुमले लिखे हैं, आपको सुन के हैरत होगी, सुनहरे अल्फाज से लिखने के काबिल। उन्होंने कहा इशरत जहां बेगुनाह थी, इशरत जहां मासूम थी, इशरत जहां ईमानदार थी, इशरत जहां अपने घर वालों का पालन पोषण करने वाली एक जिम्मेदार लड़की थी, इशरत जहां दहशतगर्द नहीं थी, इशरत जहां किसी खुदकश बमबार की मेंबर नहीं थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद खूब हंगामा हुआ। बहरहाल फिर ये बात आगे चलती गई और हाई कोर्ट ने जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया। अब देखिए एक कत्ल होता है 4 लोगों का, साबित होता है मजिस्ट्रेट के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सामने चूँकि ताकतवर माइटी लोग हैं ना, पुलिस वाले बहुत माइटी, और वो कैसे हार मानेंगे, तो चुनांचा इसको बार बार साबित करना पड़ता है, कभी मजिस्ट्रेट के ज़रिए से, कभी एसआईटी ऑफ हाई कोर्ट के ज़रिए से, कभी सीबीआई के ज़रिए से, कभी ट्रायल कोर्ट के ज़रिए से, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच निकलते हैं, उसके बावजूद भी इनको सज़ा नहीं मिलती। एसआईटी बनाई हाई कोर्ट ने, हालांकि मजिस्ट्रेट तमंग की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें साबित हो गया था मजिस्ट्रेट तमंग तो मुसलमान नहीं था, मजिस्ट्रेट तमंग तो हमारा बंदा नहीं था, जरखरीद मजिस्ट्रेट तो नहीं था, उसने हक व इंसाफ के हवाले से जो है अपनी रिपोर्ट दी जो उसको देना था, लेकिन उस रिपोर्ट को भी जो है कूड़ेदान में डालने की बात की गई। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में भी जो है तफ्तीश करने के बाद उन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर फेक। मजिस्ट्रेट तमंग की रिपोर्ट को भी उन्होंने एंड्रोस कर दिया। उसके बाद फिर जो है हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया सीबीआई को, फ्रेश एफआईआर दर्ज करो, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करो और इन पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट करो। चुनांचा सीबीआई आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर दर्ज होती है और एक के बाद दीगरे पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें जो है डीजी वंजारा का नाम आपने सुना है और उनके साथियों का नाम सुना है। जेल में कई साल तक ये जेल में रहे। सीबीआई दूसरी चार्जशीट पेश करती है, सप्लीमेंट्री, कानून की ज़बान में उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहती है
कि ये सिर्फ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसरों की कारस्तानी नहीं है, इसमें आईबी के 4 अफसरान भी शामिल हैं। उन चारों के नाम लिखे जाते हैं और उन चारों के खिलाफ जो है एक मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की जाती है, लेकिन अचानक वो चार्जशीट अदालत से गायब कर दी जाती है। चार्जशीट ही गायब, कोर्ट के पेपर्स गायब। कभी आपने सुना है? हमारे केसेस चलते हैं सालों साल, ब्लास्ट के केसेस, टेरर केसेस, 93 ब्लास्ट का केस अभी तक चल रहा है कद अदालतों के अंदर, टाडा अदालत के अंदर, कोई पेपर गायब नहीं हो रहा है। बड़ी हिफाजत से, बड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है, लेकिन पुलिस के खिलाफ चार्जशीट आ रही है, आईबी के खिलाफ चार्जशीट आ रही है, और ये पहली और आखिरी चार्जशीट थी भारत के अंदर कि किसी आईबी पुलिस अफसरान के खिलाफ किसी अदालत में प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई ने जो है पेश की थी। और आप क्या समझते हैं, इशरत जहां का केस मामूली है? इशरत जहां का केस इतना गैर मामूली है कि पार्लियामेंट के अंदर घंटों बहस हुई है और दोनों फरीकों ने यह बताने की कोशिश की कि इशरत जहां गुनहगार थी और एक फरीक कह रहा था कि वो बेगुनाह थी, ये फेक इनकाउंटर था। घंटों बहस हुई है, अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल, आप देख लीजिए। बहरहाल ये सीबीआई ने जो चार्जशीट दूसरी फाइल की, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आईबी के खिलाफ, वो गायब कर दी गई। सीबीआई आज तक के आईबी अफसरान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सेंट्रल गवर्नमेंट कूद गई बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया कि तुम किसी आईबी अफसर को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि तुमको सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल जाता। इनको तो गिरफ्तार करने में, वंजारा एंड कंपनी को गिरफ्तार करने में तो पुलिस सीबीआई कामयाब हो गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ की सेक्शन 169 के तहत जो है सैंक्शन देना था। लेकिन उनको जब गिरफ्तार करने पहुँचे तो वो गिरफ्तार नहीं कर सके। अंग्रेज़ी का एक मैगज़ीन है आउटलुक, उसके अंदर उस वक्त के अहमदाबाद के आईबी के चीफ राजेंद्र कुमार उसका नाम, उसका बड़ा इंटरव्यू शामिल है। इंटरव्यू आया है, वो आप उसको पढ़िए। उसने अपनी जो है सफाई पेश की कि वो हमने तो कुछ नहीं किया, वो दहशतगर्द थी और उसको हमने मार दिया गया इनकाउंटर में। लेकिन उसी इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी उसकी चोरी जो है आप पकड़ेंगे कि किस तरह से जो है उसने चोरियां की, किस तरह से फेक इनपुट दिए गए। फेक इनपुट ये होते हैं आईबी की तरफ से कि भाई कुछ लोग चले हैं बंबई से और अहमदाबाद आने वाले हैं और वो कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करने वाले हैं, उनको रोको। फेक इनपुट, ऐसा कोई लोग नहीं निकले थे, लेकिन फेक इनपुट दिया गया कि हाँ ये लोग निकले। और उस फेक इनपुट को बहाना बना करके, हालांकि वो फेक इनपुट आज तक के मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मैंने पूरी किताब तहकीक कर ली, लेकिन वो इनपुट क्या था वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आईबी की चीज़ें आप जानते हैं कि वो दिखाई नहीं देती। बहरहाल फिर सवाल ये है कि ये, मेरा वक्त ख़त्म हो जाए तो बता दीजिए। सवाल ये है कि ये पुलिस वाले छूट क्यों गए? आईबी वाले तो अरेस्ट नहीं हुए, मैंने आपको बताया वजह क्या है। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके दिफा के लिए आ गई, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम इनको अरेस्ट करने देंगे। अरेस्ट करोगे तो क्या क्या मसले होंगे तुम समझ नहीं सकते हो। बहरहाल ये जो पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे एसपी तमंग के साथ, उनको जो है बाद में बेल पर छोड़ दिया गया और बाद में उनको डिस्चार्ज मिल गया। क्यों इनको छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इनके खिलाफ जो है सैंक्शन देने के लिए तैयार नहीं थी। एडवोकेट फैसल काजी साहब ने जिसका जिक्र किया अभी आपके सामने, अदालत से ये बाइज्जत बरी नहीं हुए। अदालत में ये साबित नहीं हुआ कि इन्होंने जो है फेक इनकाउंटर नहीं किया। अदालत में ये चीजें साबित नहीं हो सकी कि वो जो है दहशतगर्द थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे बरी कर दिया गया, उनको बरी कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ पे जो है हुकूमत जो है उनके खिलाफ उनकी हिमायत में खड़ी होगी, सैंक्शन नहीं दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि एक के बाद दीगरे, पहले बेल पर लोग बाहर आए और बाद में डिस्चार्ज हो गए। आज भी सीबीआई की चार्जशीट अदालत में मौजूद है, आज भी उस केस के अंदर गवाही देने वालों की चंद गवाहियाँ, टेस्टिमनीज अदालत के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सैंक्शन ना मिलने की वजह से ये लोग जो है बाहर आ गए, ये बाइज्जत बरी नहीं हुए। और हमारा दावा यह है कि जब भी इनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन चलेगा, जब भी इनके खिलाफ अदालत के अंदर उस सीबीआई की चार्जशीट के हवाले से केस चलेगा, तो इन तमाम अफसरान को जो है सख्त से सख्त सज़ा कत्ल की मिल सकती है।
हमारे वहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जो है हीरो बना करके पेश किया जाता है। फिल्में बनी है बहुत उन पर, अब तक 56, अब तक 100, और इनको जो है बड़ा हीरो माना जाता है कि ये जो है क्रिमिनल्स को मारते हैं। लेकिन आप देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रदीप शर्मा को जो है हाई कोर्ट ने जो है बेल पर रिलीज़ किया है, एंटीला केस, टेरर केस के अंदर। हाँ, आपको मालूम है कि किस तरह गाड़ी जो है उसके घर के बाहर जो है उसमें आतिशगीर मादा रखा गया और किस तरह से जो है उस एक गुजराती लड़के को मारा गया, आदमी को, और किस तरह से खाड़ी के अंदर उसको जो है फेंक दिया गया था। वो सारे वाक़यात आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको बेल मिल गई। तो जब पुलिस को प्रोटेक्शन मिलता है, जब पुलिस को इस बात का डर निकल जाता है कि हम किसी को मारे, एब्डक्शन करें, इलीगल डिटेंशन करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो ये पुलिस जो है कातिल बनती है। आगे बढ़ कर के ये पुलिस जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होती है। और यही जो है इस मुल्क का जो है अलमिया है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि जो मुहाफिज है वो कातिल बने। अजीज़ भाइयों, मैंने आपके सामने मुख्तसर जो है इस केस को रखने की कोशिश की है। आखिर में 2-3 बातें करके अपनी मैं बात ख़त्म करूँगा। जुल्म बढ़ता जा रहा है और हमारी खामोशी जो है इस जुल्म के बढ़ावे में मददगार और माविन साबित होती है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, मसाजिद और मदारिस पे हमलों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। आप जब तक कि जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपके लिए जो है अबाबिल नहीं आने वाला, आपके लिए जो है कोई मदद नहीं आने वाली। आपको जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना पड़े, वरना आप देखिए घर बाजू वाले के घर में अगर आग लगी है तो उस आग को आपके पास आने में देर नहीं लगती। बुराइयां बाजू में फैली है तो उस बुराइयों को आपके घर में आने को देर नहीं लगेगी। दूसरे की बहन इशरत जहां को मार दिया गया, खुदा ना खास्ता हमारी अपनी बहनों को मारने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए जुल्म के ऊपर बोलना और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। ये दस्तूर भी हमको इस बात की इजाज़त देता है कि एक अच्छे और पक्के शहरी होने के नतीजे में इंसाफ के तकाज़े के लिए, इंसाफ के मुतालबे के लिए हम सबको जो है आवाज़ उठानी चाहिए। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए भी बहुत कोशिश की गई। धर्म संसद की परमिशन है, रैलियां निकालने की परमिशन है, हेट स्पीचेस के लिए परमिशन है, महापंचायत के लिए परमिशन है, या नहीं है तो हो रही है। लेकिन एक मामूली किताब उर्दू में लिखी हुई, जो उर्दू में मुसलमान पढ़ेगा, मुसलमान ने लिखा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दाल में काला है, दिलों में चोर है, और आप इसलिए इसको रोकना चाहते हैं, इसलिए इसको मंजर आम पर नहीं देना चाहते, ताकि जो है ये सच्चाई आगे के सामने ना, सच्चाई लोगों के सामने ना आए। अजीज़ भाइयों, मैंने जो किताब लिखी है, मैंने अपने दिल से एक लाइन भी नहीं लिखी है। जो उर्दू पढ़ना जानते हैं उसको पढ़ लीजिए, जिनको उर्दू नहीं आती है पढ़वा लीजिए। एक लाइन नहीं लिखी है मैंने। तमंग की रिपोर्ट, सिविल सोसाइटीज़ की रिपोर्ट, हाई कोर्ट की रिपोर्ट, SIT की, CBI की पहली चार्जशीट, CBI की दूसरी चार्जशीट, और मीडिया की रिपोर्ट्स, ये 6 चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड है, जो मफाद आमा में आम है, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने बात अपनी पेश की। और लास्ट में जो लास्ट वर्ड्स है, चंद पेजेस, मैंने तज्जिया अपना पेश किया इन रिपोर्ट के हवाले से। लेकिन आपकी अपनी एजेंसी, आपकी अपनी अदालतें, आपकी अपनी SIT, आपकी अपनी हाई कोर्ट अगर ये इस बात को कबूल कर रही है कि ये इनकाउंटर फेक है, तो आप कबूल क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मुतालबा करते कि इसके लिए इंसाफ दिया जाए, जो कातिल है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए? करने के काम मैं 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँ। पहला काम यह है कि अपने दिलों से खौफ निकालें। दूसरा काम यह है कि इस किताब के हवाले से अगर बात की जाए तो इस किताब, जैसे एडवोकेट फैसल काजी साहब ने कहा कि इस किताब के हवाले से बात की जाए तो इसको पढ़िए, इसको दूर तक पहुंचाइए, इसके हिंदी और अंग्रेज़ी तर्जुमे में मददगार और माविन साबित हो। इसके जहाँ जहाँ आप प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं नवेद साहब इंजीनियर बेताब, उनका मैं बहुत मशकूर व मामून हूँ और उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ
कि आज ये प्रोग्राम जो कामयाबी से हमकिनार हो रहा है वो मर्द वाहिद है जो खड़ा है, तो ये प्रोग्राम हुआ है। दूसरा कोई अगर होता डरपोक तो ये आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे, प्रोग्राम नहीं हो सकता था। तो ऐसा हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करा दिखाने की ज़रूरत है, तो इस तरह के जो है मामले मार के सर हो सकते हैं। अज़ीज़ भाइयों, तो मैं करने के 2-3 काम आपको बता रहा हूँ। किताब को पढ़िए, मेरी किताब से कोई बिज़नेस नहीं होने वाला है, मेरी किताब से मेरा घर नहीं चलने वाला है। एक सच्ची बात है जो आपके हर घर में, आपके हर फ़र्द में जो है पहुँचनी चाहिए, और इसके प्रोग्राम अलग अलग शहरों में आप रख सकते तो ज़रूर रखिए। साहिर लुधियानवी ने कहा था, बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फ़िग़ा निकले। और वजेंद्र सिंह परवाज़ ने कहा था, अभी तो रफ्ता रफ्ता ये ज़बाबंदी तक आए हैं। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, इस किताब को रोकने के लिए अभी तो रफ्ता रफ्ता ये ज़बाबंदी तक आए हैं, फिर उसके बाद छीनेंगे कलम आहिस्ता आहिस्ता। आगे अगर आप इसमें हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो आपको लिखने की भी इजाज़त नहीं होगी। और आखिर में जो है एक शेर मैं पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। महशर बदायविनी का एक शेर है, और ये शेर आपको ज़रूर हिम्मत और हौसला देगा इंशाअल्लाह। दीवानों पर हाथ ना डालो, इस ज़िद में पछताओगे। दीवानों पर हाथ ना डालो, इस ज़िद में पछताओगे। सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। ये थे हमारे एडवोकेट अब्दुल वाहिद शेख साहब, मज़लूम अब्दुल वाहिद शेख साहब। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा हाइल ना आते हुए हमारे पेशवा मुकर्रिर के बाद अब मैं चाहूँगा कि भिवंडी समाजवादी के प्रेसिडेंट, भिवंडी बहुजन समाजवादी के प्रेसिडेंट नसीम शेख साहब आएँ और मुख्तसरन अपना इज़हार ख्याल रखें और आवाम के सामने अपने इज़हार ख्याल को करें। नसीम शेख साहब, बहुजन समाजवादी पार्टी भिवंडी प्रेसिडेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबसारों ने पहाड़ों के जिगर काटे हैं, आबसारों ने पहाड़ों के जिगर काटे हैं, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। मकसद मेरा ये है कि सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कर दूं, और उसके पहले मैं इंजीनियर नावीद बेताब साहब का बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने हमेशा कौम की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन समस्या क्या बनती है कि आज का जो यहाँ पे दौर चल रहा है वो अलग तरीके का चल रहा है। जैसे कि पहले जब दौर चलता था जब पहले, तो उस वक्त जब फैसला किसी के यहाँ होता था तो उस वक्त फैसला करने वाले खलीफा उस वक्त के जो है कुरान और हदीस की रोशनी में करते थे। अब खिलाफत बोलो, राजनीति बोलो, या उसको जो भी अल्फाजों में अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन उस वक्त जब फैसला होता था तो कुरान और हदीस में रोशनी में फ़ैसला होता था और अच्छा फ़ैसला होता था। लेकिन आज का धीरे धीरे जो है अच्छे लोग चले गए। अब आ गया 1400 सदी के बाद। अब लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, लेकिन मेरा जहाँ तक समझना है कि राजनीति अभी भी गंदी नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग आए हुए वो गंदे हैं। जैसे जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अध्यक्षा हैं। मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ पर कौम की खिदमत करने के लिए स्टेज, ये जो बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उसको लेकर के हमने एक ही पार्टी में काम किया और अभी तक कर रहे हैं। हमेशा चाहे वो किसी भी मसले से हो, मैं हमेशा मुद्दे को उठाते रहता हूँ। जैसे कि शिवाजी चौक पे एक बाबा आया था, उसने कहा मुल्ले काटे जाएंगे और यहाँ से शिवाजी से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फ़ौरन हमने एक लेटर डीसीपी साहब को सौंपा
भाई विरोध करना हमारा, एहतजाज करना हमारा हक है। जुल्म क्यों हो रहा है कहने का मतलब, इतना जो आज की सरकार चल रही है, बर्बरियत कर रही है, जुल्म क्यों हो रही है, हमारे अंदर भी कुछ कमी ढूंढना होगा। इसलिए कि हम लोगों ने जो नमाज और मस्जिद और राजनीति, इसको किनारे कर दिया गया है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम राजनीति के लोग हैं, तुम मदरसा देखो, मस्जिद देखो और कुछ मत देखो। लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है कि ऐसे लोगों को पहले आना चाहिए कि उस 1400 साल पहले से चले आ रहा और कई हज़ार साल पहले से चला आ रहा है। लेकिन जब ऐसे लोग आएंगे, सुबह सोचेंगे कि किसको मैं फंसाऊं, किसको मैं लूटूं और पैसे लेके खरीद करके और हम अपने वोट को हासिल करूं और समाज को खड्डे में डाल दूं। एक बार बाबा साहब ने कहा कि आए मेरे समाज के लोगों, अगर आपको अपनी समस्या का हल चाहते हो तो इस सत्ता के ताले की चाबी को हाथ में लेना होगा। लेकिन सत्ता के करीब अभी तक तो पहुँचे नहीं, क्योंकि 15 और 85 का मैटर रहा है। अभी टाइम तो बहुत कम है, मैं 2 बात और मैं खासकर समझा दूं, तो एक झलक दिखा दूं खाली, बस मैं नवीद भाई बस निकल जाऊंगा। मैं ये देख रहा हूं कि आज की जो सरकार है, सारे मुद्दे को काट के भी मैं आ गया, आज की जो सरकार है, मैं उस झलक में देख रहा हूं कि आज मुहर्रम का महीना भी चल रहा है। उस वक्त यजीद क्या करता था कि मेरी बैयत करो, बैयत का मतलब समर्थन करो, मेरा समर्थन करो, आपको क्या चाहिए, मंत्री पद चाहिए, गवर्नर चाहिए, घर चाहिए कि क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे समर्थन करना होगा। लेकिन भारत का अगर देखा जाए झलक, यजीद की झलक आज की, तो वो भी यही कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, मंत्री पद चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, क्या चाहिए, और नहीं तो मैं ईडी भेज दूंगा, नहीं तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा। क्या झलक है ये? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये झलक है, क्योंकि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और कौम की खिदमत के लिए हर लोग थाने ये ना देखें कि ये राजनीति नहीं, राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारा जज्बा होना चाहिए। क्यों? बाबा साहब ने इस वोट का अधिकार जो दिया है वो बर्मा रोहिंग्या के अंदर नहीं था, इसलिए कांटे मारे गए वहाँ से। अगर ये वोट का अधिकार अगर यहाँ से छीन लिया जाए आपसे, मैं कहता हूँ आप कोई हकदार नहीं हो। आप सोचो रात को मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई हकदार नहीं हो, आप बोलने के भी हकदार नहीं हो जाओगे। इसलिए मुत्तहिद होना है और कौम की कोई भी खिदमत हो, कितनी भी बर्बरता ये करे, लेकिन हम एक दिन जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे किसी भी प्लेटफार्म से हो, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। जहाँ समाज का मसला आएगा वहाँ एक होंगे, और जहाँ राजनीति का मसला है वो राजनीति। लेकिन राजनीति में भी ऐसे लोगों को ना चुना जाए कि जो हमारे ही दुश्मन हो, जिसको मैंने कह रहा हूँ कि पिछले 2019 में ऐसे कुछ 13,000 वोट का काउंटिंग हुई है, ऐसे क्यों मुसलमानों ने वोट दिया? हमारा भी का फर्ज बनता है ना कि ऐसे लोगों को बाइकाट करो। जो ये सरकार हमारे माँ बहनों को नंगा घुमा, उस वक्त भी नंगा घुमाया गया, माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, बहुत कत्ल कर दिया जाए, इनकाउंटर हो रहे हैं इस तरह, जहाँ कोई इंसाफ नहीं मिला, ये भी सबूत है, बहुत गलत हुआ। इस देश में इंसाफ, उन्होंने अभी क्या चाह रहे हैं कि संविधान को बदली करो, उसमें राम का फोटो है, उसमें लक्ष्मण का फोटो है, क्यों है? ये तो चाह रहे कि 2024 के बाद सब खत्म हो जाए और हमारा वो जो कानून है वो चले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 6,636 जातियाँ हैं और ऐसा होगा नहीं, तुम पटक के रह जाओगे। अल्लाह हमारे साथ है। बहुत कहने को था, लेकिन बहुत अगर मुझसे कुछ गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नवीद भाई को एक बार और उनकी टीम को बहुत मुबारकबाद। आप कौम का साथ देते रहो, हम आपके साथ हैं। इसी के साथ एक शेर, मुझे पता है तेरे शहर की हवा क्या है, मुझे पता है तेरे शहर की हवा क्या है, बहुत बुरा है ज़माना मगर बुरा क्या है, बचा सको तो बचा लो वजूद आए मुसलमानों, बचा सको तो बचा लो वजूद को अपने, ज़मीर बेच के जीने से फ़ायदा क्या है।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खैर व हसन जज़ा। ये थे हमारे नसीम शेख साहब, बहुजन समाजवादी पार्टी के भिवंडी अध्यक्ष, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, या ये कहूँ कि अपने दर्द का इज़हार कर रहे थे। मैं अपने अगले मुकर्रिर को अपनी राय रखने से पहले मैं यहाँ चाहूँगा कि बता दूँ, ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है, इशरत जहाँ इनकाउंटर, ये जो बुक है उर्दू में, और इंशाल्लाह अनकरीब ये हिंदी और इंग्लिश में भी आ रही है फ़ायरोज़ पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से। और जिस किसी को भी चाहिए, यहाँ पर हॉल पर चंद कॉपीज़ अवेलेबल है जो 400 रुपये में आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और अमेज़न से भी आप लोग डायरेक्ट ऑन कॉल मंगा सकते हो, अमेज़न से भी ऑर्डर करके। तो मैं चाहूँगा हमारे अगले मुकर्रिर, हमारे MIM के प्रेसिडेंट भिवंडी के शादाब उस्मानी साहब, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शादाब उस्मानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस के इंतज़ामिया हमारे अज़ीज़ दोस्त भिवंडी शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार इंजीनियर नवीद बेताब साहब, और इस मजलिस में डैश पे तशरीफ़ फरमा भिवंडी शहर के मोअज़्ज़िज़ और आज के चीफ़ गेस्ट अब्दुल वाहिद साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हमारे अज़ीज़ साथी इस प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ गेस्ट अब्दुल वाहिद शेख साहब ने इशरत जहाँ इनकाउंटर केस के ऊपर जो किताब इन्होंने लिखी है, इसका उजरा हुआ है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत उसमें मुताल्ला किया, उससे ये मालूम पड़ता है और आपकी बात से ये मालूम पड़ता है कि आपने ये जो किताब जो लिखी है वो मनगढ़ंत किताब नहीं है, और इन्होंने सारे केस की स्टडी करने के बाद, उसका मुताल्ला करने के बाद, अखबारात के का मुताल्ला करने के बाद, के चार्जशीट का मुताल्ला करने के बाद इस किताब की को जो है एक शक्ल दिया है। यकीनन इसका मुताल्ला मैं भी करना चाहूँगा और करूँगा। आज जिस फ़िक्र के साथ इस किताब का उजरा हुआ और हम सभी इस किताब के नाम पर यहाँ इकट्ठे हुए, मेरी नज़र में इशरत जहाँ यकीनन एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन मेरी एक फ़िक्र है कि एक देश के नागरिक होने के नाते कि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहज़ीब थी और आज़ादी के बाद जिसको बाबा साहब अम्बेडकर और देश से फ़िक्र करने वाले, देश की आज़ादी लड़ने वाले हमारे आंदोलनकारियों ने जो एक कलम के माध्यम से देश का दस्तूर रखा, और 1950 में जब ये देश में लागू हुआ तो हम सभी को सामान्य दर्जा दिया गया और हमें ये हुकूक दिए गए कि इस मुल्क का सभी ज़बान, सभी ज़ात, सभी धर्म के लोगों को सामान्य दर्जा मिलेगा। लेकिन यकीनन आज भी इस तरह की जो कहानी आती है, कहीं मेरी मुस्लिम बहन कटती है, रेप होता है, कहीं मेरी हिंदू बहन, कहीं मेरी आदिवासी बहन। आज हम ये जो देखते हैं मणिपुर में जो हादसा हुआ, एक आदिवासी समाज की हमारी बहन को जो है बुराना करके घुमाया गया। आज भी ये चीज़ें चलती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजूहत ये है कि सेकुलरिज़म के नाम पे जो हमें धोखा दिया जा रहा है, ये वजूहत, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या किसी भी पिछड़े समाज के नागरिक हो। मेरा ये मानना है कि मुल्क के दस्तूर ने जो अमेंडमेंट करने के बाद नोटा नाम की एक बटन बनाई है, इन धोखेबाजों के लिए बनाई। इन धोखेबाजों को जब तक हम सभी पिछड़े समाज के लोग, जिनके साथ लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, हम ये नोटा बटन नहीं दबाएंगे तो हमें मज़ीद बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इशरत जहाँ इनकाउंटर केस पर बहुत सियासतें हुई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई तो आमदार भी बन गया, लेकिन हमारी कम्युनिटी को और पिछड़े समाज की बहन बेटियां को मज़ीद नुकसान पहुंचाया जाता रहा है और आज भी ये जारी है। कहीं सेकुलर जमात की हुकूमत होती है, कहीं कम्युनल समाज की कम्युनल बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती है। दोनों ही मेरी नज़र में इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कारण हम हैं, क्योंकि हम इन्हें इंटरटेन कर रहे हैं। हम सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी कमीनी जमातों का साथ दे रहे हैं जो लगातार मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई सेकुलरिज्म की परिभाषा पे काम कर रहा है तो एक नाम आप बता नहीं सकते। देश लेवल की सियासत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जिसका नेतृत्व बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, लेकिन जहां मुसलमान बच्ची की बात आती है नाइंसाफ़ी की, तो पीछे हट जाते हैं।
जहाँ किसी पिछड़े समाज की बच्ची की बात आती है पीछे हट जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेरे नज़र में नुकसान पहुँचाया है मुल्क में अगर किसी ने, तो सेकुलर जमातों ने किया है। और इस सेकुलर जमातों को नकेल अगर हम पहुंचा सकते हैं तो यहाँ जो बैठी हुई मजलिस है, मेरा ये मानना है कि हम सभी ने आने वाले वक्त में नोटा बटन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक देशवासी की हैसियत से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक बेटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको एक काजगी शक्ल मेरे भाई ने दिया है, अब्दुल वाहिद शेख साहब ने। यकीनन ये किताब पढ़ने लायक है कि कैसे नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन खाली ये बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। इस देश में लगातार हम ये देखते हैं कि गांव खेड़े में आदिवासी बहनें, दलित बहनें, लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, क्योंकि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं। और इस सेकुलर मुल्क में जिस दिन 1950 में कवानीन लिखे गए, उससे पहले यकीनन तलवारों की बुनियाद पर हुकूमतें होती थी। जब मुगल थे तो तलवार पे हुकूमत करते थे, जब अंग्रेज थे तो तलवार के साथ बंदूकें भी लाए और उन्होंने अपनी रणनीति के माध्यम से इस मुल्क पे हुकूमत की। लेकिन जब मुल्क में 1950 में दस्तूर नाफिज हुआ, कवानीन नाफिज हुए, तो उस कवानीन की बेहतर अमल बजावनी के लिए हमने, यहाँ बैठे हुए समाज सेवकों ने जो काम करना चाहिए था हमने नहीं किया। हमने उन सेकुलर जमातों ने जिन्होंने मजीद नुकसान पहुँचाया मुसलमान, दलित, आदिवासी और हर पिछड़े समाज को, कि नाइंसाफ़ी, भाई 2 मिनट रहने बाद में, जो मजीद नुकसान पहुंचाने के बावजूद हम खामोश रहे। अपनी सेकुलर जमातों से हमने सवाल तक नहीं किया, क्या है मेरे लीडर, ये मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, तू खामोश क्यों है, मैं तुझे साथ कैसे दूं, मैं तुझे वोट क्यों दूं, तेरा साथ क्यों दूं। हम खामोश रहे और आज भी खामोश है। अगर ये खामोशी हम तोड़ते हैं और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को सबक सिखाने के लिए तहिया करते हैं कि जब तक कि ये जो परिभाषा है कि मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हमारा लीडर खामोश होगा, भाई लाहिया अमल है, लाहिया अमल, अरे काय का लाहिया अमल। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या, हर समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आप सेकुलर हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरिज्म का दावा करती है वो हर समाज के साथ खड़ी होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, दलित के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, आदिवासी के साथ भी खड़ी होनी चाहिए, सभी समाज के साथ खड़ी होनी चाहिए। तो ये जो हो रहा है हुकूमत करने के लिए लाहिया अमल के नाम पर, तो ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद बढ़ेगा। हमारे बीएसपी के साथी जो बोल रहे थे कि एक बाबा आए और भाषण की और चले गए, क्या सेकुलर बड़ी लीडरशिप फोर्सफुली उतरी क्या रोड पर कि ये नहीं होना चाहिए? ये हमारे देश की तहजीब नहीं है। ये जो बातें की जा रही है देश में कि देश को हम अफगानिस्तान तक ले जाएंगे, अरे हम तो पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान का कब्जा चाहते हैं, ऐसा हम ये चाहते हैं। लेकिन जो देश में रह रहे पहले उनके दिलों पे राज कैसे करेंगे, उसकी बात होनी जरूरी है ना। मेरे मुल्क में जो वोट हासिल करने की जो रणनीति बनना चालू हो गई है, और आज के वक्त में कम्युनलिज्म को जो इतना तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकेगा कौन? उसको मेरी नज़र में हम ही रोक सकते हैं अगर सेकुलरिज्म को, सेकुलर नाम नियाज सेकुलरिज्म पार्टी को हम लोग सबक सिखाना चालू करें तो। अदरवाइज ये चलता रहेगा, मज़ीद किताबें लिखी जाती रहेंगी और इंसाफ होने वाला नहीं है। आज मुझे बोलने का मौका दिया, यकीनन वक्त कम है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बैठी हुई मजलिस में मेरे साथियों से गुजारिश करूँगा कि सेकुलरिज्म, जिस भी सेकुलर पार्टी में हम काम कर रहे हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो अपर कास्ट की हो चाहे लोअर कास्ट की हो, किसी भी बच्ची या बेटे के साथ नाइंसाफ़ी आपको दिखती है, तो हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गिरेबान पहले पकड़ना चाहिए, जिसका हम साथ दे रहे हैं। अगर उसी से अपने हुकूक का हासिल नहीं कर पाएंगे तो क्या हक़ है हमें यहाँ रहने का। मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि खुदा भी नहीं रखता ख्याल उनका जिनको नहीं ख्याल खुद का। हमें अपना ख्याल खुद का रखना चाहिए, नहीं तो अल्लाह भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। ऐसी मेरी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मोहतरम नवीद साहब जो है मज़ीद अच्छा काम करते रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ। ये थे हमारे पेशवा मुकर्रिर, हमारे पेशवा शादाब उस्मानी साहब, जो भिवंडी MIM के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, कारगुजार सदर हैं। अब मैं इस महफिल के आखिरी हमारे मुकर्रिर भिवंडी के सीनियर सहाफ़ी, भिवंडी के वरिष्ठ पत्रकार मुनीर मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा कि आए और अपने ख्यालात से हमें मुख्तसरन ही सही, लेकिन इस महफिल के इख्तिताम में अपने 2 अल्फाज रखें। और ये हमारे महफिल के इंशाअल्लाह
आखिरी मुकर्रिर है। आइए मुनीर मोमिन साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ। मैं इस मौके पे अब्दुल वाहिद शेख साहब को बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि हमेशा दस्तावेज ही इतिहासों में रहते हैं, और मैं चूँकि हिंदी का आदमी हूँ इसलिए मैं बताऊँ, कापुरुषों का इतिहास नहीं होता। हिजड़ों का, कापुरुष हिजड़ों को बोलते हैं, उनका इतिहास नहीं होता। इतिहास हमेशा मर्दों का होता है। आपने एक दस्तावेजी सबूत सामने लाया है। मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि पढ़ने के बाद मैं इस पे एक समीक्षा लिखूँगा, जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी कुव्वत है। मैं कम ज़्यादा करके 40 साल से राष्ट्रीय पत्रकारिता में रहा हूँ। मुझे किसी के बारे में न कुछ कहना है और न बताना है। मुझे सबका इतिहास और भूगोल मालूम है। मुझे लोगों से यही कहना है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो। आप जागरूक नहीं हैं, किसी भी पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, किसी नेता के साथ रहो, उसका अंधा समर्थन मत करो, उसका समर्थक बनो। ऐसा तो है नहीं कि आपका नेता मोदी जी की तरह से देवलोक से उतरा हुआ है। वो ज़मीन का आदमी है, उससे भी गलतियां होंगी। जब उसके अपने लोग जब उस गलती को चिन्हित करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उन्हें संभलने का मौका मिलता है। और राजनीति आजकल ऐसी हो गई है कि वो भी अपनी हकीकत किसी से सुनना नहीं चाहती। वाहिद शेख साहब बधाई के इसलिए भी पात्र हैं कि इन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है, जो लाया जाना चाहिए। और सरकार किसी की हो, कम ज़्यादा करके इंस्ट्रूमेंट वही रहते हैं। और हम लोग देखते आए हैं, देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स सरकार को चलाते हैं, नेता आते जाते रहे। लेकिन इन दिनों ब्यूरोक्रेट्स, जिनको हम नौकरशाह बोलते हैं, उनमें भी बहुत गड़बड़ी आई है। उनकी किताब में तमाम वो नौकरशाह ही आड़े आए हैं, कहीं नहीं तो कहीं। अब तो मैं नौकरशाहों को मतलब अब बेचारे चपरासी की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करके निकाल लिया गया है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो कि कोई भी संस्था हो, वो करीब करीब ध्वस्त हो चुकी है, और नहीं भी होगी तो हो जाएगी। हमारी कौम में एक गड़बड़ी ये है कि हम किसी को अपना नेता तस्लीम नहीं करते। खामियां हर कौम के लीडर में हैं, लेकिन वो कुछ नज़रअंदाज करती हैं, कुछ वो करती हैं। मैं अच्छे नेताओं के लिए, अच्छे लोगों के चुनाव के लिए ये करूँगा कि आप बोलते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत आपने की है। आपको वोट के समय पैसा चाहिए, आपको दावत चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा उड़ाएगा, दावत देगा, वो अपने घर से तो देगा नहीं। राजनीति आजकल विशुद्ध बिजनेस हो गया है, और लोग इसी मकसद से आ रहे हैं और अपना धंधा कर रहे हैं। तो आपको बुरा लग रहा है। आपको मालूम है ये 1000 करोड़ बजट का शहर है, हर साल होता है। ठेके सारे नेताओं के होते हैं। जो आप ठेकेदार देखते हो वो डमी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। अभी एक बड़े नेता के वजह से 1500 करोड़ का ठेका था, एक 500 का था, एक 1000 का था। ये पिछला वाला कमिश्नर चला गया, हालांकि ठेका उसी नेता को मिला। तो वाहिद साहब, मेरी शुभकामनाएं हैं
आप इसी तरह भविष्य में भी काम करते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के लिए कोई सराहे या सर्टिफिकेट दे। आने वाला वक्त जो है वो सर्टिफिकेट देता है, और जो आपने दस्तावेज तैयार किया है ये सदियों तक रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक रहेगा, और तब तक आपका नाम होता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। ये थे हमारे सीनियर साफ़ी मुनीर मोमिन साहब। अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इधर भिवंडी के मशहूर व मारूफ मौलाना इम्तियाज़ अहमद फलाई साहब हमारे बीच में मौजूद है डाइस पर, कि आवाम को जाते जाते कुछ उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ ऐसी बातें जो उनको आगे जीवन में उनको प्रोत्साहन दे। मैं चाहूँगा कि 2 अल्फाज आप कहें और हम मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे वोट ऑफ थैंक के साथ। तो मौलाना इम्तियाज़ फलाई साहब। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी में एक मक़ौला है, क़ुलिल हक़ वलौ काना मुर्रन। हमेशा हक़ बात कहते रहो अगरचे लोगों को कड़वी लगे। मुजरिम को अपने जुर्मों का इकरार था मगर, मुजरिम को अपने जुर्मों का इकरार था मगर मुनसिफ से क्या कहूँ सज़ा ही न दे सका। ये हालात आज हमारे भारत के हैं। सर चढ़कर जुल्म, नाइंसाफ़ी ये बोलती है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसाफ उनका है, दूर दूर तक इंसाफ नज़र नहीं आता। लेकिन इन हालात में भी हम मायूस नहीं हैं। पूरे अज़्म और हौसले के साथ कानून और दस्तूर और शरीयत इंशाअल्लाह दोनों की हम हिफाजत करते रहेंगे, और लोगों को बेदारी का सबूत भी देंगे कि जुल्म जितना हो लेकिन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आगे तुम्हारी आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा, तुम्हारे कलम को भी तोड़ दिया जाएगा। बेशक हालात ऐसे हैं कि हर तरफ हर कम्युनिटी के लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। मोहतरम अब्दुल वाहिद शेख साहब ने इससे पहले बेगुनाह कैदी और उसके बाद अब इशरत जहां इनकाउंटर के नाम से जो किताब आवाम के सामने लाई है, काबिल मुबारकबाद हैं। हम और आप अगर ये मिजाज बना कर रखते हैं कि इससे क्या होगा और उससे क्या होगा, तो इस मिजाज को बदलना होगा। तारीख़ लिखी जाती है और लोग इस तारीख़ के साथ अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज करवा लेते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं, बल्कि हालात का मुकाबला करते हुए हक़ और इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार रहना होगा। वरना याद रखिए, मुत्तहिद होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, मुत्तहिद होंगे तो उम्मत पुकारे जाएंगे, और मुंतशिर होंगे तो किस्तों में मारे जाएंगे। यही हश्र हमारा होने वाला है। वक्त आवाज़ देता है कि हक़ का साथ दीजिए और तारीख़ में आगे बढ़कर अपने नामों को लिखवाइए, इसलिए कि रोज़ाना हमारे ज़िंदगी का दफ्तर अल्लाह की जनाब में पहुँचता है। बस आखिरी बात मैं कहता हूँ कि
कि आग लगी हुई है और उस आग के बुझाने के लिए बहुत सारे लोग अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नन्ही सी चिड़िया उस आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच में चंद कतरे ले जाकर डालती है। लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तू इतनी छोटी और बेवकूफ़, तेरे इस कतरे से इतनी बड़ी आग क्या बुझेगी? तो वो चिड़िया हंसकर जवाब देती है, जब अल्लाह की जनाब में नामे आमाल का रजिस्टर पेश होगा तो तारीख में कम अज़ कम जब आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो मुझ जैसी चिड़िया का भी इंदराज उसमें होगा। बस यही जज्बा और हौसला हमें पैदा करना चाहिए और समाज में हक और इंसाफ का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। मायूसी से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इसलिए कि ये बात हमें बताई गई है, जब घटाटोप अंधेरा सर चढ़ कर बोलता है तो इंशाअल्लाह उसके बाद सुबह ताज़ा ज़रूर नमूदार होती है। अल्लाह की मदद आकर रहेगी। बस अल्लाह ताला हमारे अब्दुल वाहिद साहब को अज़्म और हौसला अता फ़रमाए, उनकी टीम को अल्लाह ताला अज़्म और हौसला अता फ़रमाए और वाकई जो जज्बा हम चंद लोग यहाँ लेकर बैठे हैं, अल्लाह ताला हालात को हमारे हक़ में तब्दील फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु जज़ा। ये थे हमारे मौलाना इम्तियाज़ फलाही साहब, भिवंडी के बहुत ही मशहूर और मारूफ खतीब व मुकर्रिर। अब आज की महफ़िल का इख्तिताम करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मेरे जूनियर समर नवीद बेताब को बुला रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप सभी हजरात से गुजारिश है कि यहाँ पर तकरीबन 10:15 बजे खाने का नज़्म रखा गया है, तो आप सभी हजरात जो भी यहाँ पर मौजूद है खाना खाकर जाएँ। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो चिकन खा सकते हैं वो भी मोस्ट वेलकम। हमारे पुलिस हजरात जो यहाँ पर हैं, हमारे दूसरे CID वाले, तो अगर वो चिकन खाते होंगे तो भाई मोस्ट वेलकम है, उनको भी चिकन बिरयानी का अरेंजमेंट किया गया है। तो अब मैं इस महफ़िल का इख्तिताम करता हूँ। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाता हूँ समर नवीद बेताब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे चाचाओ, मेरे बड़े अब्बू, मेरे दादो, आज इस बुक रिलीज़िंग के प्रोग्राम में आप सब हाज़िर हुए, अपना कीमती वक्त निकाले। बहुत से लोग यहाँ पे आउट ऑफ भिवंडी से आए होंगे, कोई मुंबई से होगा, कोई पुणे से होगा, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और इंशाअल्लाह हम आपको ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप आगे फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम हुए आप उसमें अपना कीमती वक्त निकाल के आएंगे और हमारा साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है, तो सभी से गुजारिश है कुछ देर तशरीफ़ रखें। प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया लेकिन खाने का नज़्म किया गया है, तो रास्ते में खाना है, तो आप लोग से गुजारिश है खाना खाकर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।